सो है गाइस, हम एनक्लेक्स आरएन की जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी है, तो ये 3rd क्लास है। तो साइड बाय साइड हम ओबीजी की क्लासेस भी कर रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जितने भी हम एनक्लेक्स के क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एनक्लेक्स के क्वेश्चन सॉल्व तो हम वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम जो 4 ऑप्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो एनक्लेक्स में क्या होते हैं, गलती होने के चांसेस कहाँ होते हैं। हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, चारों ही ऑप्शन सही होते हैं, बट उस क्वेश्चन के लिए कौन सा ज़्यादा सही पॉसिबल आंसर है हम वो डिस्कस करेंगे, और वो क्यों है, हम उसी को आंसर क्यों मानेंगे। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एक 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। इसमें क्या आता है कि वो एक फिजिशियन के पास आता है, ठीक है, और कंप्लेन करता है। किस चीज़ की कंप्लेन करता है? स्वेलिंग एंड पेन इन द नीज। इसमें क्या है, स्वेलिंग और पेन है किसमें, नीज में। ठीक है, और उसकी मम्मी बोलती है, इज मदर सेज द स्वेलिंग अकर्ड फॉर नो रीजन एंड इट कीप गोइंग गेटिंग डॉज। ठीक है, मतलब कि कोई रीजन नहीं है, स्वेलिंग हुई है और ये मतलब डे बाय डे क्या हो रही है, ज़्यादा ही होती जा रही है। द इनिशियल डायग्नोसिस इज लाइम डिजीज़। उन्होंने डायग्नोसिस बनाया कि मे बी बच्चे को क्या है, लाइम डिजीज़। लाइम डिजीज़ क्या है, टिक के बाइट करने से होता है। ठीक है, फिर टॉकिंग टू द मदर एंड चाइल्ड, क्वेश्चन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग द इनिशियल हिस्ट्री। हम बच्चे और उसकी माँ से, मदर से क्या है, इनिशियल हिस्ट्री ले रहे हैं। तो कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी जो हम इनिशियल हिस्ट्री में ले रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट एंड फ्लैग पेन। ठीक है, हम बच्चे की मदर या उस बच्चे से पूछेंगे कि डिक्रीज हुआ है यूरिन आउटपुट और फ्लैग पेन हो रहा है बच्चे को। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी यूरिन आउटपुट का कोई भी सिम्टम है किससे रिलेटेड नहीं होता, लाइम डिजीज से रिलेटेड नहीं होते। कोई किडनी डिसऑर्डर नहीं है कि, या यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर नहीं है कि उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि लाइम डिजीज ए फीवर ऑफ ओवर 103 डिग्री अकरिंग ओवर द लास्ट 2 to 3 वीक्स, है ना। एक बच्चों को क्या है, फीवर था लास्ट 2 to 3 वीक्स से, हम ये पूछेंगे। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ए फीवर मतलब कि कोई भी करेक्टरिस्टिक नहीं है फीवर का लाइम डिजीज़ में। ठीक है, लाइम डिजीज़ का कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है फीवर जैसा। ठीक है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है वो अभी हम आपको बताएंगे कि लाइम डिजीज़ के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, रेसेस कवरिंग द पाम एंड हैंड्स, ऐसा कोई भी रेसेस नहीं होता कि जो पाम एंड हैंड को जहाँ पे टिक बाइट होता है वहाँ पे में भी रेस हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि पाम और हेड, सोल्स ऑफ द फीट, इन पे रेस हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है हेडेक, मेलेज एंड सोर थ्रोट। यस, दिस विल बी द आंसर। तो इसमें क्या होगा, जो लाइम डिजीज है उसके क्या क्या क्लासिक सिम्टम्स होते हैं वो हम बात करेंगे। लाइम डिजीज के क्लासिक सिम्टम्स होते हैं, एक तो होता है हेडेक। ठीक है, हेडेक होगा बच्चे को। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, मेलेज, थकाउट। ठीक है, मेलेज होगा, देन फैटिग होगा। ठीक है, देन एनोरेक्जिया होगा। दीज आर द साइंस, क्लासिक साइंस। ठीक है, स्टिफ नेक होगी बच्चे को। तो इसमें भी शॉर्ट थ्रोट हो रहा था ना बच्चे को जब आया था, तब स्टिफ नेक होगी। ठीक है, स्टिफ नेक के बाद में क्या होगा बच्चे को, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होगी, स्प्लीन की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्प्लीनोमेगेली। ठीक है, फिर आइज में क्या होगा, इन्फ्लामेशन इन कंजक्टिवाइटा, डिवाइटिस। कंजक्टिवा में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एक बच्चे को जो कंप्लेन के साथ आएगा सोर थ्रोट, इसका क्लासिक सिम्टम है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, नॉट फ्लैंक पेन। फ्लैंक होता है मतलब पीछे की साइड जहाँ पे किडनी का वो होता है, तो एब्डोमिनल पेन होगा, फ्लैंक पेन नहीं। ठीक है, और क्या होगा, बच्चे को कफ होगा। ठीक है, कफ। तो ये क्या है, क्लासिक साइन है किसके, लाइम डिजीज की। ये टिक के बाइट करने से होता है। ठीक है, तो इसका क्लासिक सिम्टम्स ये होंगे। तो इसका आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग फिनेटोइन। फिनेटोइन क्या है, एक एंटी कन्वल्सेंट, एंटी सीजर बोल सकते हो, वो ड्रग है।
तो जब भी बच्चा हमारे पास ऐसा कोई बच्चा आता है जिसको क्या है सीजर है, तो हम उसको फिनेटोइनल डाइलेक्टिन बोलते हैं, जिसको बच्चों को एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसमें नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगी, अवेयर रहेगी कि ये क्या होता है, टॉक्सिसिटी करता है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द फिनेटोइन थेरेपीज, क्या क्या इसका टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। तो यस, इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। ये एक कैसा डिसऑर्डर है, ये कैसा सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोलते हैं सिंड्रोम, जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, उसको बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आएंगे तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। एंड इसमें क्या होता है कि कोई भी ड्रग हो उससे क्या हो जाए, एलर्जिक हो कोई पर्सन, तो उसमें ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ड्रग एलर्जिक। तो ड्रग में कोई भी हो सकती है, पीसीएम हो सकती है, कोई एंटीबायोटिक हो सकती है, मोस्टली क्या होता है एंटीबायोटिक्स से होता है। तो ये होता है, ये रेयर डिसऑर्डर होता है, ठीक है, रेयर डिसऑर्डर, बहुत कम पॉपुलेशन में होता है, बहुत रेयर डिसऑर्डर है, ठीक है, ड्रग एलर्जिक की वजह से होता है, ठीक है। तो इस किसकी वजह से होगा, फेनेटोइन का टॉक्सिक इफेक्ट होगा ये, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट, कोई भी ड्रग होता है उसका टॉक्सिक इफेक्ट है, एलर्जिक के वजह से क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है, स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो उसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, फोलेट डिफिशियंसी। फोलेट डिफिशियंसी क्या है, इसका टॉक्सिक नहीं, साइड इफेक्ट है, किसका, फेनेटोइन का, ठीक है। तो हमें फोलेट डिफिशियंसी पूछे तो टॉक्सिक नहीं, साइड इफेक्ट है, ठीक है। फिर होता है ल्यूकोपेनिक एप्लास्टिक एनीमिया, ये हमने एंटी सीजर मेडिकेशन होती है, एक एंटी सीजर मेडिकेशन होती है, कौन सी, कार्बेमाजेपाइन, इसका क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक है, याद हो गया, कार्बेमाजेपाइन का क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट है, क्या, ल्यूकोपेनिक एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। फिर एक है ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड नेफ्रोसिस, ठीक है। तो ये किसका टॉक्सिक इफेक्ट है, ये टॉक्सिक इफेक्ट है ट्राईमेथाडियोन, और उसको बोलते हैं ट्राईडियोन, ठीक है। इसका क्या है, ये भी क्या है, एक एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन है, ठीक है, इसका टॉक्सिक इफेक्ट है। तो ठीक है, याद हो गया। तो ये किसका आंसर गया, स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्सिंग ऑफिसर शुड नो द अकॉर्डिंग द करंट थिंकिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर ए क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। उसका जो प्रोग्नोसिस है वो किस फैक्टर पर मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि उसका पुअर प्रोग्नोसिस होगा, प्रोग्नोसिस पुअर होगा या गुड होगा, ये किस पर डिपेंड है, ठीक है, कौन से फैक्टर पे। तो ट्यूमर साइज, सबसे पहले जो भी ट्यूमर साइज होगी वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी जो भी डिग्री या उसकी स्टेज, हम बोलते हैं ट्यूमर साइज के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ कैंसर, ये मैं कल क्लास में बताऊँगी स्टेज ऑफ कैंसर के बारे में, कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, स्टेज ऑफ कैंसर का पता करते हैं। तो इसमें कोई ये प्रोग्नोसिस का पता नहीं लगेगा ट्यूमर साइज के अकॉर्डिंग, तो ये आंसर हो गया गलत, ठीक है। फिर एक क्लाइंट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर एसेज, ठीक है, जो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये कोई इंडिकेटर नहीं है प्रोग्नोसिस का, ठीक है। इस टेस्ट से ये पता नहीं चलता है कि प्रोग्नोसिस अच्छा होगा या गुड होगा, बस इससे ये पता चल सकता है कि ये क्या है, मतलब कि फैक्टर है एक कैंसर के लिए, अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, अप डाउन होगा। तो ये हमने देखा था कि जैसे हमने ओबीजी क्लासेज में भी पढ़ा था कि जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल अप डाउन या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो जो मेनोपॉज में होती है मदर्स, उनमें क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कोई प्रोग्नोसिस को डिफाइन नहीं करेगा ये फैक्टर। फिर क्लाइंट्स प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, ठीक है, क्लाइंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री डिजीज़ हिस्ट्री है वो ये प्रिडिक्ट नहीं करती है कि इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, बस वो एक क्या है, रिस्क फैक्टर है कि इसको प्रीवियस में क्या है कि अगर क्लाइंट को क्या है, अनदर ब्रेस्ट में मान लो कि प्रीवियसली उसको क्या है, राइट ब्रेस्ट में क्या था, कैंसर था, तो मे भी चांसेस हो सकते हैं कि मतलब फ्यूचर में उसको लेफ्ट ब्रेस्ट में होने के, बट प्रोग्नोसिस को डिफाइन नहीं करेगा ये भी। फिर होता है एक्सरे लिम्फ नोड असेसमेंट, तो स्टेटस,
तो जितना ज़्यादा मतलब लिम्फ नोड्स में जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा कैंसर, उसका प्रोग्नोसिस उतना ही पुअर होगा। तो हम एक्सटर्नली लिम्फ नोड्स मतलब कि मोस्टली क्या होता है, लिम्फ नोड की जो भी इन्वॉल्वमेंट है हम उससे देखते हैं कि प्रोग्नोसिस कितना होना है पेशेंट का। तो जितना ज़्यादा लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा किसमें, कैंसर में, उतना ही क्या है, पुअर प्रोग्नोसिस होगा। ठीक है, प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इन्वॉल्व जितने ज़्यादा होंगे उतना ही पुअर प्रोग्नोसिस होगा। तो एक्सियल लिम्फ नोड के स्टेटस से पता करेंगे कि कितना प्रोग्नोसिस होगा पेशेंट्स का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वीक्स फॉलोइंग डिस्चार्ज। एक पेशेंट है जो डिस्चार्ज हो गया, उसके 3 वीक बाद में जो मेल क्लाइंट है वो क्या होता है, वापस से एडमिट होता है। कहाँ पे, साइकेट्रिक यूनिट में। साइकेट्रिक यूनिट में एडमिशन होता है उसका, किसके लिए, डिप्रेशन के लिए। तो उसकी वाइफ क्या बोलती है, ही हैड थ्रेटन टू किल हिमसेल्फ। ठीक है, जो क्लाइंट है वो बोल रहा है कि मैं खुद को मार लूँगा बाय द हैंड गन शूट कर लूँगा। एज द नर्सिंग ऑफिसर एडमिट्स हिम टू द यूनिट, वो क्या करती है, उसको एडमिट करती है यूनिट में, और वो बोलता है आई विश आई वर डेड बिकॉज आई एम वर्थलेस। अब जो हमने डिप्रेशन के पिछले एक क्लास में पढ़ा था कि डिप्रेशन क्या होता है, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, डिप्रेशन के होते हैं। तो इसको क्या है, वर्थलेसनेस हो रही है। ठीक है, आई गेस आई एम जस्ट नो गुड, विच रेस्पॉन्स बाय द नर्सिंग ऑफिसर मोस्ट अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम। तो इसमें सबसे पहले जब क्लाइंट नर्सिंग ऑफिसर को ये सब बोल रहा होता है तो सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर को क्या स्टेटमेंट बनाना चाहिए। तो सबसे पहले वो बोलेगी आई डोंट थिंक यू आर वर्थलेस, आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे खुशी है आपको देखकर, वी विल हेल्प यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नर्सिंग ऑफिसर ये वाला स्टेटमेंट बनाएगी। तो इसमें क्या होगा कि ये रिस्पॉन्स है ना, जो क्लाइंट है उसको उसकी जो फीलिंग्स है उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहा है। मतलब ये उसकी जो फीलिंग है उसको ये ठीक है, आई डोंट थिंक यू आर वर्थलेस, मतलब कि हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन वो इतना उसकी जो रियल एंजाइटी, रियल उसकी जो फीलिंग्स है उसको क्या कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ये। तो ये वाला ऑप्शन नहीं जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन है डोंट यू थिंक दिस इज ए साइन ऑफ योर इलनेस। आपको नहीं लगता है कि आपको, उसको पता ही होता तो वो इतना रिएक्ट थोड़ी करता। तो ये वाला भी इसका आंसर नहीं होगा। आई नो विथ योर वाइफ एंड न्यू बेबी दैट यू हैव ए लॉट टू लाइव फॉर। ठीक है, तो ये क्या है, जो मतलब कि डोंट यू थिंक दिस इज योर इलनेस, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या है कि इसमें क्या होता है, ये रिस्पॉन्स, इसमें भी क्या हो रहा है कि क्लाइंट को ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको पता है कि आई नो विथ योर वाइफ एंड न्यू बेबी दैट यू डू हैव ए लॉट टू लाइफ फॉर, उनके लिए बहुत कुछ करना है। तो ये क्लाइंट को पता है, उसको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको बताने की ये सब चीज़ें। तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। यू हैव बीन यू हैव बीन फीलिंग सैड एंड अलोन फॉर सम टाइम नाउ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रेस्पॉन्स है ये वाला, इसमें क्या हो रहा है कि ये एक्नॉलेज कर रहा है किसको, क्लाइंट्स के थॉट्स को, फीलिंग्स को एनकरेज कर रहा है रेस्पॉन्स को। अब वो ये क्वेश्चन हमने उससे पूछा, यू हैव बीन फीलिंग सैड एंड अलोन फॉर सम टाइम नाउ। तो आपको इस मतलब कि ये हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब उसमें ये क्वेश्चन क्या करेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसमें। तो इसमें क्या करेगा, क्लाइंट अपने जो फीलिंग्स है उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा इस ओपन एंडेड क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला। तो इसमें हमें क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं जिससे क्लाइंट क्या कर सके, अपनी फीलिंग्स को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करने हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं कि जिससे क्या करो, कम्युनिकेशन को एनकरेज ना करे। जैसे हमने इसमें पूछा कि डोंट यू थिंक दिस इज ए साइन ऑफ योर इलनेस, तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा पेशेंट को कि उसको हमने बता दिया कि आपको इलनेस है ये वो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। फिर उसके बाद में आता है Which of the following should be included in discharge teaching for a client with hepatitis C? एक हेपेटाइटिस सी का क्या है, क्लाइंट है, तो वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम सबसे पहले उसको क्या टीचिंग करेंगे एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। तो ही शुड टेक एस्प्रिन एंड नीडेड फॉर मसल्स एंड जॉइंट पेन। ठीक है, तो हम क्या उसको बोलेंगे कि आपको क्या करना है, जॉइंट पेन के लिए क्या लेना है, एस्प्रिन लेना है। ठीक है, तो एस्प्रिन क्या होती है, सबसे पहले तो एस्प्रिन क्या होती है,
हेपेटोटॉक्सिक होती है। एस्पिरिन क्या है? एक हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है। अगर हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, हेपेटाइटिस सी सबसे पहले किसको करता है? लीवर को क्या करता है? डैमेज करता है। ऑलरेडी उसका लीवर इतना डैमेज है, ऊपर से हम हेपेटोटॉक्सिक ड्रग को लेने के लिए बोल देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, उसकी कंडीशन को और बेकार कर देगा, तो हम ये वाला नहीं करेंगे। उसके बाद में ही में बिकम ए ब्लड डोनर व्हेन हिज लिवर एंजाइम रिटर्न टू नॉर्मल। ठीक है, उसको बोल देंगे कि आप क्या कर सकते हो, ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, जो भी ब्लड शुड नॉट बी डोनेटेड बाय ए क्लाइंट विथ हेपेटाइटिस सी। ठीक है, इससे क्या होगा कि ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं डिजीज़ के, तो ये वाला भी नहीं होगा। फिर उसके बाद ही शुड अवॉइड एल्कोहलिक बेवरेजेस ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड। यस, उसको क्या करना चाहिए? अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल क्या होती है, ये भी हेपेटोटॉक्सिक होती है अल्कोहल भी, क्योंकि इसका जो मेटाबोलाइजेशन होता है, मेटाबोलाइज किस में होती है? अल्कोहल, वो होती है लीवर में। तो ये क्या है, अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, ही शुड यूज डिस्पोजेबल डिशेज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जो भी हेपेटाइटिस सी होता है वो क्या होता है, ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड नहीं होता है, तो ऐसा ईटिंग और ड्रिंकिंग के लिए डिस्पोजेबल डिशेज ये सब यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, सेम ही है। फिर होता है द इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर ए क्लाइंट विथ ए लिक्विड केमिकल बर्न इंजरी इज टू। सबसे पहले जो भी इनिशियल ट्रीटमेंट होता है किस क्लाइंट के लिए, एक लिक्विड केमिकल इंजरी, जिसको क्या होती है, केमिकल बर्न इंजरी हुई है, इरिगेट द एरिया विथ न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, उस एरिया को इरिगेट करेंगे किसके साथ? न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन के साथ। तो पहले हम क्या करते थे कि जो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशंस आते थे वो रिकमेंडेड करते थे कि क्या कर रहे हैं, उसको एरिया को क्लीन करने के लिए, ठीक है, इरिगेट करने के लिए। लेकिन अभी वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक्सटेंड द डेप्थ ऑफ द बर्न की और इंजरी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो फ्लश करेंगे द एक्सपोज एरिया विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यस, फ्लश करेंगे एक्सपोज एरिया को विथ लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर में। ठीक है, यही आजकल यही रिकमेंड कर रहे हैं कि उसको फ्लश करना है। कैल्शियम क्लोराइड क्या हो सकता है, उसको क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट नहीं करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि ये और कंडीशन को बेकार कर देगा। लिनोलिन ऑयल क्या कर सकते हैं, बर्न पे नहीं लगाते लिनोलिन ऑयल। ये ऑइंटमेंट क्या होता है कि जो भी माइनर इंजरी ये सब हो जाते हैं उनके लिए यूज करते हैं, तो ये भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये भी केमिकल इंजरी में यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा इंजरी को। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइटरी प्लानिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द डायबिटिक क्लाइंट्स रेजिमेन। ठीक है, डाइटरी प्लानिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइटरी क्लाइंट्स रेजिमेन। द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं अड्डा, इसने क्या करा, एक कैलोरिक गाइडलाइंस दी फॉर डेली मील के लिए। तो इसने क्या किया कि 50 to 60%, ठीक है, 60 to 65% तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट के लिए दिया। तो पहले में क्या है, 50% कार्बोहाइड्रेट, लेस कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं जाएगा। फिर 45% कार्बोहाइड्रेट, लेस कार्बोहाइड्रेट, ये भी नहीं जाएगा। प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं जाएगा। और फैट, ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 70% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 70% क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है, ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 70% भी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गई, ये भी नहीं जाएगा। तो क्या था, 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट, यस। 12 to 15% प्रोटीन, यस। 20 to 25% फैट, यस। तो ये क्या होता है, 60% कार्बोहाइड्रेट किसके लिए, एक मेंटेन टू ब्लड ग्लूकोज लेवल, एक गुड ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए राइट अमाउंट है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को अच्छे से मेंटेन करके रखेगी। जो प्रोटीन है उसमें रिपेयर की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, तो अच्छे से बॉडी की जो भी रिपेयरमेंट है वो अच्छे से करेगी। फैट के लिए क्या है, ये इंश्योर करेगी पैलेटेबिलिटी को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला, बी सी जो भी है, डी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी रीजन फॉर सेंडिंग ए बर्न क्लाइंट होम विथ प्रेशर गारमेंट्स। जो भी प्रेशर गारमेंट्स होते हैं, जैसे कि होगा जॉब्स गारमेंट होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं प्रेशर गारमेंट्स। जो भी बर्न इंजरी वाले क्लाइंट्स होते हैं उनको घर पे क्या होते हैं, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज इन्हीं गारमेंट्स के साथ में भेजते हैं। ठीक है,
तो इसका रीज़न क्या होता है मोस्टली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम उसको भेजते हैं ना जॉब्स गारमेंट्स के साथ में, इसमें क्या होता है ये ट्यूबुलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्यूबुलर सपोर्ट, ठीक है। अगर ट्यूबुलर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो इसमें क्या होता है 10 to 20 mm ऑफ एच जी क्या होता है प्रेशर टेंशन अप्लाई करता है, टेंशन या प्रेशर बोल सकते हो, वो अप्लाई करता है किस पे, जो बर्न की जो हुई है वहाँ पे आफ्टर द बर्न रिकवरी के टाइम पे, ठीक है, वो अप्लाई करेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा हाइपोट्रोफिक स्कार को, स्कार फॉर्मेशन को डिक्रीज करेगा, ठीक है इससे। तो इसका आंसर होगा ए, ये डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, हम बता दिया ना कि यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करेगा किस पे, जो भी इसका वहाँ पे जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे, उससे क्या होगा रिड्यूस होगा हाइपोट्रोफिक स्कारिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जो क्लाइंट है उसको कितने टाइम तक ये पहन के रखने हैं आफ्टर द इंजरी, उसके बाद में ये पहन के रखते हैं 6 to 12 मंथ्स के लिए, इंश्योर करना है कि वो पहन के रखे रिकवरी फेज के टाइम पे, ठीक है। 6 to 12 मंथ के लिए हम क्या करते हैं उसको रिकमेंडेड करते हैं कि ये पहन के रखना है। ये कोई असिस्टेंट डिवाइस नहीं है एम्बुलेशन के लिए, ये बस एक प्रेशर थोड़ा प्रेशर 10 to 20 mm एज अप्लाई करती है ट्यूबुलर सपोर्ट के लिए, जिससे क्या होता है कि जो प्रेशर अप्लाई की वजह से उसमें क्या होता है डिक्रीज करती है हाइपोट्रोफिक स्कार फॉर्मेशन को, ठीक है। कवर करेगी बर्न स्कार एंड डिक्रीज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ड्यूरिंग द, ऐसा कुछ भी नहीं कि ये कवर करेगी तो कवर करने से इसका साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होगा वो डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। स्पेशली जब फेशियल इंजरी होती है तो और ज़्यादा क्या हो जाता है ये इंक्रीज हो जाता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जब वो उसको जॉब्स गारमेंट को रिमूव करेंगे तो उस टाइम पे और ज़्यादा वो फेस नहीं कर पाएंगे उस रियलिटी को। तो उससे पहले ये सब साइकोलॉजिकल ये इम्पैक्ट को इंक्रीज करेगी ना कि डिक्रीज। फिर उसके बाद में होता है कि जो ये डी ऑप्शन इंक्रीजेज वेनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट बाय नॉर्मलाइजिंग फ्लूइड स्टेटस, ठीक है। जो प्रेशर गारमेंट्स होते हैं वो कोई फ्लूइड स्टेटस को नॉर्मलाइज नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए। फिर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्सिंग ऑफिसर वुड एक्सपेक्ट टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन प्लानिंग द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट विथ लाइम डिजीज, ठीक है। हमने लाइम डिजीज़ का ऊपर पढ़ा था कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो हमने ऊपर सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद में ये क्या है, इसमें क्या होता है कंप्लीट बेड रेस्ट और 6 to 8 वीक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए 6 to 8 वीक्स के लिए, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट विद लिमिटेड फ्लूइड, कोई लिमिटेड फ्लूइड और हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि लिमिटेड फ्लूइड देने हैं ये देने वो देने, कोई फ्लूइड इनटेक, क्योंकि ये कोई CKD पेशेंट या किडनी पेशेंट या यूरिनरी वाला पेशेंट नहीं है किसमें जो फ्लूइड्स है उसको लिमिटेड रखना है, ठीक है। IV एम्फोटेरिसिन वी, जो IV एम्फोटेरिसिन वी होता है वो कौन सी डिजीज में देते हैं, किसके मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये क्या होता है, एक लंग इन्फेक्शन है जो किससे होता है, फंगल से, और कौन सा फंगल होता है वो, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। इस फंगस की वजह से क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता है लंग्स में हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसके ट्रीटमेंट के लिए मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, IV एम्फोटेरिसिन डी यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी। तो हम क्या करते हैं लाइम डिजीज़ के लिए टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट यूज करते हैं, ये इसके मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ये कभी यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं, किसमें जो 9 ईयर के एज से ज़्यादा के बच्चे हैं उनमें। तो इसका आंसर होगा बी। सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिशियन रिकमेंड करता है कि कितना इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिशन फॉर ए क्लाइंट विथ PIH। PIH क्या होता है, प्रेगनेंसी
इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। एक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो नर्सिंग ऑफिसर को बोलती है कि इट्स नॉट ईजी टू फॉर मी जस्ट गो राइट टू द हॉस्पिटल लाइक दैट, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो उसको रिकमेंडेड किया कि आप है ना हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ अभी, ठीक है, इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिशन की आपको ज़रूरत है, फिजिशियन ने ऐसा बोला। तो ठीक है, फिर तो जो नर्सिंग ऑफिसर है उसको एक्नॉलेज करेगी क्या हर फीलिंग को, विच ऑफ दिस अप्रोचेज बाय द नर्स वुड प्रोबेबली बी बेस्ट, ठीक है, कौन सी उसके लिए बेस्ट होगी उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले क्या होती है, स्ट्रेस टू द क्लाइंट दैट हर हस्बैंड वुड वांट हर टू डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हर हेल्थ, ठीक है। तो इसमें क्या करेगी, वो स्ट्रेस होगा उस क्लाइंट को। तो इसमें क्या होता है, ये आंसर है ना अकाउंटेबल नहीं है उसके हेल्थ के लिए कि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके हस्बैंड ऐसा चाहते हैं, तो ये वाला हम उसको कोई भी स्ट्रेस इन्हेंस नहीं करेंगे उस टाइम पे। एक्सप्लोर विद द क्लाइंट हर परसेप्शन ऑफ वाई सी इज अनेबल टू गो टू द हॉस्पिटल। यस, इसमें क्या करेंगे, हम उसकी जो भी क्लाइंट का परसेप्शन है उसकी तरफ से उनको पूछेंगे कि उनके एंजाइटी को रिलीव करेंगे कि आप किस वजह से क्या है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहती है, आपकी क्या एंजाइटी फैक्टर्स हैं, उसको जो भी है एक्सप्लोर करने के लिए बोलेंगे उसकी फीलिंग्स को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रिपीट करेंगे फिजिशियन के रीज़न को कि उसने क्यों इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोला। ये उसकी एंजाइटी को एंकरेज करेगी, जो उसकी एंजाइटी लेवल है, मे भी उसकी एंजाइटी इस वजह से हो कि उसका बच्चा है, दूसरा वो घर पे अकेला हो, ठीक है, और भी बहुत सारे एंजाइटी के में भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो ये कोई उसकी एंजाइटी को इंक्रीज करने वाला फैक्टर है तो हम ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि जो क्लाइंट है कि सी इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवन वेलफेयर एंड दैट ऑफ हर बेबी। तो ये वाला भी हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इसके एंजाइटी को कोई डिलीव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द NCLEX क्वेश्चंस। तो इसमें आपको जो भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम समझा देंगे वो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए।